फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री का रिमेनिंग पार्ट। वो हम कंटिन्यू करेंगे कि हमने जिसमें पढ़ा था कि एटम और उसके सब स्मॉल पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, उसके आगे हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्वांटम वर्ल्ड, जो कि केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटम वर्ल्ड एक वर्ल्ड का नया डेफिनेशन उसमें बताया गया है, जिसमें डुअलिटी ऑफ नेचर, डुअलिटी मीन्स डबल डबल टाइप की उसकी नेचर होती है। कुछ चीजें वेव्स हैं और कुछ चीजें पार्टिकल्स हैं। दोनों अगर देखा जाए तो हर तरह की चीजें डबल उनकी नेचर होती है। वो कैसे होगी वो हम आगे देखेंगे। जल्दी से रिवाइज करते हैं। थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल में हम देखते थे कि बीच में जो हमारा कस्टर्ड टाइप का होता था वो स्फेरिकल क्लाउड होता था, जिसका पॉजिटिव चार्ज होता था। और उसमें उन्होंने थॉमसन जेम्स थॉमसन ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके अंदर तैरते रहते हैं, नेगेटिव पार्टिकल्स। बट दिस वाज नॉट ट्रू। ये क्लासिकल फिजिक्स में उस वक्त डेफिनेशन दी गई थी। उसने कहा था कि ये सोलर सिस्टम की तरह से है, और इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक तरह से स्पाइरल उसमें घूमते रहते हैं। यहाँ पे साइड में आप व्यू में देखिए, तो स्पाइरल में घूमते रहते हैं। अब अगर ये स्पाइरल में घूमते रहते हैं तो ये इसने ये डिफाइन नहीं कर पाया कि इसकी एंगुलर स्पीड जैसे है कैसे बढ़ रही है, उसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है, और ये थोड़ी देर बाद विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड या ये अंदर गिर जाना चाहिए। जो बाहर इलेक्ट्रॉन आपका घूम रहा है, क्योंकि एनर्जी ये देता जा रहा है, इसको कॉन्स्टेंटली एक चीज चाहिए जो कि इसकी एनर्जी है। वो एनर्जी खत्म होते ही ये अंदर गिर जाना चाहिए। तो ये एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया था। नील्स बोहर ने थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन दी, जो कि बाद में जाके बहुत अच्छी तरह से इलेबोरेट हुई। नील्स बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन लाइन स्पेक्ट्रा एंड द स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स, उसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम कहा क्योंकि रदरफोर्ड के हिसाब से वो स्टेबल नहीं था, थोड़ी देर बाद वो कोलैप्स हो जाना था। यहाँ पे ये स्टेबल कह रहा था। वो कहता है कि एटम्स जो हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कुछ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल में घूमते रहते हैं। एक एनर्जी लेवल से ऊपर जब जाते हैं तो वो एनर्जी लेते हैं, और जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो वो एक ग्राउंड एनर्जी, मिनिमम एनर्जी है ग्राउंड एनर्जी, उससे नीचे नहीं आ सकते। तो जब वो मिनिमम बेयर मिनिमम पे होते हैं तो उसको एटम को हम ग्राउंड स्टेट में कहते हैं। तो ये बता पाया कि एटम्स आर स्टेबल एंड दे एमिट लाइट ओनली व्हेन एक्साइटेड। जबकि उनके ऊपर कुछ एक्साइटमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो वो लाइट देते हैं, एंड ओनली एट स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे देखिए दिखाया गया है कि ये इसके लेवल्स हुए, एनर्जी लेवल N1 2 3 4 5। तो हर एक एनर्जी लेवल पे जब वो एनर्जी देता है तो ये कोई ना कोई कलर की, अलग अलग कलर की लाइट देता है, अलग अलग लाइन स्पेक्ट्रम की। और हर एक एक लेवल से, एनर्जी लेवल से दूसरे लेवल पे जाने के लिए उसको कुछ एनर्जी या तो लेनी होती है या देनी होती है। तो ये एनर्जी का इक्वेशन बनाई उसने, -2.178 × 10⁻⁻18 जे। जे जो था वो प्लैंक कांस्टेंट था, 1/n² फाइनल -1/n² इनिशियल। इनिशियल मींस एन इज द डिस्टेंस, कौन से एनर्जी लेवल से किस पे, पांचवें से दूसरे पे, दूसरे पे तीसरे पे। तो ये मॉडल अच्छी तरह से बता रहा था, फिट्स द क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल, अच्छी तरह से बता रहा था। लेकिन ये बता रहा था सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए, और किसी के लिए नहीं बता पा रहा था। एज द इलेक्ट्रॉन, वो बता रहा था कि वो टाइटली बाउंड होंगे तो एनर्जी बिकम्स मोर नेगेटिव, वो धीरे धीरे नेगेटिव की तरफ आ जाएगा और ये जीरो स्टेट पे आ जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह रहेगा। बोर मॉडल इनकरेक्ट क्यों था? क्योंकि दिस मॉडल वाज ओनली वर्किंग फॉर हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। अब कुछ क्वेश्चंस जैसे हम कहें, इससे ड्राइव कर सकते हैं कि व्हाट कलर ऑफ लाइट इज एमिटेड व्हेन एक्साइटेड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फॉल्स फ्रॉम N5 to N2। अब इसके लिए क्या है, हमारे पास ये जो इक्वेशन है, हम इसमें एक एक करके एनर्जी का लेवल अलग अलग केस के लिए करेंगे। 5 से 2 के लिए ये फार्मूला लगा के हमारा लेमडा जो है उसका वेवलेंथ है, वो आएगी हमारी 434 नैनोमीटर। 4 से 2 पे जाने के लिए ग्रीन आएगी, 3 से 2 पे ऑरेंज या रेड आएगी। तो ये हर एक की वेवलेंथ बनेगी
कि तीसरे से दूसरे पे आने में ये वाली लाइट उसमें से एमिट होगी। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सी होगी? वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो है वो हमारी ट्रांजिशन 3 से 2 है। ये देखिए 657 इसकी वेवलेंथ बनती है। नाउ अब वेव्स थोड़ी सी हम बात करें कि पहले मटेरियल्स जो हम आम दुनिया में फिजिकल ऑब्जेक्ट्स देखते हैं वो किस तरह के हैं? बॉल, कार, पर्सन, दे ऑल ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड पार्टिकल्स। मटेरियल ऑब्जेक्ट जो हमें दिखते हैं वे किसी भी जगह पे एक टाइम में एक जगह पे होते हैं, स्पेस में दुनिया में कहीं पे खड़े होते हैं। टेबल पे पेन पड़ा हुआ है, दे आर एट रेस्ट, मूविंग और एक्सेलरेटिंग, या वो रुके हुए हैं या चल रहे हैं या इसी तरह से जैसे ये देखिए बॉल है, बॉल नीचे गिर रही है, ऊपर आ रही है, नीचे ठप्पा खा के फिर ऊपर आ रही है, ठप्पा खाया फिर नीचे आ रही है, ग्राउंड लेवल पे जा रही है। तो ये इस तरह से ऊपर से नीचे आ रही है। वेव के बारे में अगर करें तो वेव की कुछ डेफिनेशन है। वेव लेंथ लैम्डा इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पॉइंट्स। ये जैसे 2 मीटर है, एक जैसे दो पॉइंट्स है, ये वेव चल रही है ऊपर नीचे, तो इस वेव का ये पॉइंट स्टार्टिंग और अगली वेव का ये स्टार्टिंग, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज नोन एज वेव लेंथ। जैसे यहाँ पे 2 मीटर है। फ्रीक्वेंसी न्यू से दिखाते हैं, द नंबर ऑफ वेव्स दैट कैन पास ए गिवन पॉइंट पर यूनिट ऑफ टाइम। जैसे 1 सेकंड में कहें या 1 मिनट में कहें, ज्यादातर हम सेकंड में लेते हैं, साइकिल्स पर सेकंड। तो 1 सेकंड में t इज इक्वल टू 0 से लेकर t 5 में, अब देखिए यहाँ पे ये कितनी हो रही है, 5 सेकंड में ये लगभग 1.5 इसकी ट्रांसफर हो रही है। अब इस इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए, इस वाले की फ्रीक्वेंसी, इसमें 5 सेकंड में 3 वेव्स जा रही हैं, इसमें 5 सेकंड में सिर्फ 1.5 वेव जा रही है, 1.5 वेव जा रही है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वेव। तो यूनिट्स क्या है? 1/s या s-1, इसको हर्ट्स भी कहते हैं। अगर हम देखें हमारे FM रेडियो स्टेशन और AM रेडियो स्टेशन, ये सारे फ्रीक्वेंसी किलो हर्ट्स में या मेगा हर्ट्स में देते हैं। अब वेव्स एंड पार्टिकल, कॉमन टाइप ऑफ वेव्स हम रिपल्स देखते हैं, सर्फिंग देखते हैं, ओशियन की, समुद्र की वेव्स देखते हैं, साउंड वेव्स देखते हैं, रेडियो वेव्स देखते हैं। तो इनकी क्रेस्ट और ट्रफ, क्रेस्ट ऊपर वाला हिस्सा और ट्रफ नीचे वाला हिस्सा कहते हैं। वेव्स आर ऑसिलेशन इन स्पेस एंड टाइम और डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। ये देखिए ये वेव ट्रेवल कर रही है आगे की तरफ, अप एंड डाउन इसकी ऑसिलेशन हो रही है। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, ऑसिलेशन, ये हम इसकी वेव के बारे में हम जो डेफिनेशन देनी है तो उसका वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी देना पड़ता है हमें। पार्टिकल में क्या होता है? पार्टिकल जो होता है वो ज्यादातर क्या होते हैं, कोलाइड करते हैं। अगर ये एक एक कोलाइड किया तो आफ्टर कोलिजन क्या होता है, या तो ये लेफ्ट में चला जाएगा, या थोड़ा साइड में चला जाएगा, या थोड़ा राइट साइड में चला जाएगा, या फिर ये होगा कि दोनों पार्ट्स अलग अलग चले जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए ट्रक कोलाइड किया, ये दोनों स्पेस में है, तो ये कोलाइड किया तो शैटर हुआ। शैटर में क्या हुआ कि उसका फ्रंट एंड तो स्मैश हो गया, लेकिन लैडर जो है देखिए, आगे वाली ऊपर वाली लैडर जो है वो आगे निकल गई। जैसे हमने एटम दिखाया था पिछले में, बाउंस बाउंस में क्या होगा कि जिसकी मोमेंटम थोड़ा ज्यादा होगा वो उसको घसीट के ले जाएगा, और थोड़ा सा उसमें डैमेज भी हो जाएगा। तो ये हेड ऑन कोलिजन में है। वेव्स में क्या होता है? वेव्स में ऐसा नहीं होता। वेव्स में हम जैसे एक पॉजिटिव वेव है, दूसरी पॉजिटिव वेव अगर उसके साथ टकराएगी तो रीइंफोर्समेंट हो जाएगा, जिसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। ये इसका पॉजिटिव जा रहा है, इसका नेगेटिव जा रहा है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। लेकिन अगर आधी वेव चल रही है तो ये पार्शियल कैंसिलेशन हो जाएगा, आधी वेव हो जाएगी रिजल्टेंट जो है। अब देखिए इन दोनों का वेव और पार्टिकल बिहेवियर में क्या होता है। वेव में क्या होता है कि अगर किसी स्लिट, एक दीवार है उसमें छोटा सा एक छेद कर दिया गया, उसमें से उसको पास किया गया, तो इस तरह की डिफ्रेक्टिव वेव मिलेंगी। दैट मीन्स यहाँ पे उसका इफेक्ट कम होगा और सेंटर में उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। पार्टिकल में क्या होता है, जो पार्टिकल दीवार से टकराएंगे वो वहीं रुक जाएंगे, लेकिन जो बाकी वाले हैं पार्टिकल वो सीधे चले जाएंगे। तो ये वेव्स और पार्टिकल्स में बिहेवियर में थोड़ा फर्क होता है। लेकिन हम अब केमिस्ट्री में आगे पढ़ना शुरू करेंगे। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ जिसने वेव नेचर ऑफ लाइट समझाया।
उसमें क्या किया उन्होंने, 2 स्लिट काटी, एक कार्डबोर्ड के ऊपर 2 स्लिट काटी और मोनोक्रोमैटिक लाइट पास की। तो उनको ये आगे जाके इस तरह की पैटर्न्स दिखे, इंटरफेरेंस पैटर्न मिले। अब बड़ी हैरानी हुई कि 2 तो स्लिट है, तो 2 ही दिखनी चाहिए थी, ये बाकी क्यों दिख रही हैं? तो अगर हम देखा जाए इनके फ्रिंज दिखे हमें, 2 ये, एक वेव ए चल रही है, एक बी चल रही है, तो इनका इंटरफेरेंस वेव्स हुई। तो यहाँ पे देखा कि सी, डी, ई, एफ जो है, वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था और जहाँ पे व्हाइट थे, वो ब्राइट फ्रिंजेस थे, वहाँ कंस्ट्रक्टिव फ्रिंजेस जो इस तरह के हमें काले धब्बे से दिख रहे हैं। अब इसी एक्सपेरिमेंट को हमने दोबारा से किया, तो देखा कि ये पी एक पॉइंट है जहाँ पे लाइट बहुत तेज मिल रही है, कुछ और मिले जहाँ पे डार्क मिल रही थी पी से नीचे। तो हमने S1, S2 2 स्लिट काट ली, तो इस तरह के हमें स्क्रीन के ऊपर पैटर्न मिले, जहाँ N1 और N2 अगर अकेली आ रही है तो N1, S2 से आ रही है तो N2, इस तरह से मिली और उसकी इंटरफेरेंस मिली। तो इसके बारे में सोचा गया कि लेट अस एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाए कि ये क्या किया जाए। तो फोटॉन्स जो होते हैं वो लाइट वेव होते हैं। तो ब्राइट कैसे हुए? उन्होंने कहा कि दे आर एमिटेड फ्रॉम द सोर्स। कुछ दीवार पे चलते हैं फोटॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से अलग होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वेव होते हैं और फोटॉन एक तरह के जो आपके मटेरियल होते हैं वो होते हैं। तो अगर वो पॉइंट पे हिट करते हैं वेयर देयर इज नो स्लिट, दे गेट एब्सॉर्ब, वो वहीं पे ही रुक जाते हैं। Some electron happen to arrive at a point where there is slit and they cross over the other side and then reach the screen. तो photons हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। क्लोज बोथ स्लिट, अब हमने क्या किया, हमने दोनों स्लिट्स को बंद कर दिया, तो दोनों नहीं पहुंच रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब एक बात हम पूछते हैं, क्वेश्चन पूछा, सिंस इलेक्ट्रॉन इज ए पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन को हमने पार्टिकल मान लिया विच कैन नॉट स्प्लिट, जो टूट नहीं सकता, सो इज इट नॉट ऑब्वियस दैट इट शुड पास थ्रू वन ऑफ द स्लिट, दोनों में से एक स्लिट में से पास होए। तो अब वो पैटर्न नहीं हमें समझ आया, वो जो हमने कहा था कि 2 स्लिट से पास हुए और दिख रही हैं हमें 6-7 स्लिट्स, तो बड़ी मुश्किल बात है, ये समझ नहीं आई। तो हम क्या करते हैं, एक-एक स्लिट को बंद करते हैं। तो कुछ हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स S1 में से निकले, कुछ इलेक्ट्रॉन्स S2 में से। तो एक हम करते हैं कि एक को सिर्फ S1 को खोलते हैं और उसमें एक पॉइंट लेते हैं P, जहाँ पे काउंट करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N1 निकलते हैं। इसी तरह से उसको हम पॉइंट को P को चेंज करते रहते हैं सो दैट हमें N1 जो है उसकी एक फंक्शन मिल जाता है पोजीशन ऑफ द सेम टाइम। अब इसी तरह से S2 के लिए करते हैं। जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या हमें मिलते हैं N1 प्लस N2 जो अलग-अलग करने में मिलते थे? नो, द आंसर इज नो। क्या होता है कि जब दोनों हम खोल लेते हैं तो हमें लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। व्हाई? द रीजन इज कि उसमें इंटरफेरेंस दिखाई देती है। वो इंटरफेरेंस, एक में से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, दूसरे में से इलेक्ट्रॉन जाते हैं या फोटॉन जो भी आप कहेंगे। अब मिस्ट्री क्या है? क्या डू द इलेक्ट्रॉन्स नो दैट देयर इज अनदर स्लिट? क्या उनको पता है कि कहाँ से जाना है और किस तरह से जाना? नहीं, ऐसा नहीं है। Waves and particle have some basic difference. Waves can pass through each other, they pass through each other and they can enhance or cancel, जो कि हमने कहा कि पहले वो कैंसिल कर सकते हैं और बाद में वो रीगेन कर लेते हैं ओरिजिन पे। ये देखिए कि 2 वेव्स आ रही हैं जो थोड़ी सी हल्की दिख रही हैं और बाद में ये एक दूसरे की वो ले लेती हैं। अब वेव्स और पार्टिकल्स, पार्टिकल्स जो हैं दे आर लोकलाइज्ड इन स्पेस एंड टाइम। अगर मैं कहता हूँ ये हाथ है या ये पेन है, तो ये पेन जो है, ये पेन एक स्पेस में है, इस जगह पे खड़ा हुआ है। इट कैन नॉट पास थ्रू ईच अदर, 2 पेन आपस में एक दूसरे को पास नहीं कर, दे कैन बाउंस और शैटर। वेव्स एक दूसरे को सुपरपोज कर सकती हैं, दे कैन शो इंटरफेरेंस। लेकिन क्वांटम वर्ल्ड क्या कहता है? क्वांटम वर्ल्ड कहता है कि लाइट वेव्स पार्टिकल जैसी प्रॉपर्टी देती हैं, जैसे कि हम कहाँ देखते हैं? हम देखते हैं, आपने कहीं देखा होगा किसी दरवाजे को ऑटोमेटिक खुलता हुआ, लिफ्ट के ऊपर आप जाते होंगे, तो आपने देखा होगा कि लाइट वेव्स आती हैं और अगर आप लिफ्ट के बीच में खड़े हुए हैं, तो दरवाजा खुला रहता है। अब ये क्या है?
इसका मतलब लाइट ऊपर से आ रही है और वो टकरा के वापस जा रही है जैसे नॉर्मल मटेरियल है। तो ये बड़ा ऑटोमेटिक डोर ओपनर्स में बहुत गड़बड़ है, ये तो हमारी लॉजिक सारा फेल हो गया। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हम बात कर ही चुके हैं कि ये वेव टाइप टाइप की वो प्रॉपर्टीज रखते हैं। तो दैट मीन्स दिस इज डुअल नेचर, डबल नेचर है दोनों की। वेव पार्टिकल जैसा बिहेव करता है और पार्टिकल वेव जैसा बिहेव करता है। So scientists have accepted the wave particle duality as an essential part of nature. दोनों की एक जैसी। अब ये एक उन्होंने डी ब्रॉगली ने एंटर किया, उन्होंने दिमाग लगाया। ये देखिए स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एक मक्खी की फोटो ली गई। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर फेंके गए और इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो वेरी की जा सकती है। तो इसका रेजोल्यूशन देखो कितना बढ़िया आपको मिला। तो इसका मतलब क्या है कि लाइट वेव भी बन सकती है और पार्टिकल भी, जैसे कि हम फोटोग्राफिक फिल्म पिछली में हमने देखा कि वो मक्खी से वो टकराएंगे लाइट जो है, और वो उसके बाद उसकी फोटो लेंगे। आजकल तुमने देखा होगा कि समुद्र के अंदर भी फोटो ली जाती है, लाइट खींची जाती है समुद्र के अंदर, गोताखोर सारी वहां की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करके आ जाती है। नाउ लुइस डी ब्रॉगली ने कहा कि फोटॉन्स में दोनों तरह की नेचर है, वेव वाली भी और पार्टिकल वाली भी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स कैन बी डिटरमिन, उसने कहा दोनों की ही मैटर वेव्स, मैटर भी वो कह रहा है कि उसकी भी निकाली जा सकती है। तो उन्होंने वेवलेंथ का फार्मूला निकाला, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। एच इज the h is the frequency, h is the frequency and p is the momentum, m into v momentum, m into velocity, जो भी पार्ट चल रहा है। और वेव्स की अगर देखा जाए, ये पार्टिकल्स की वेवलेंथ है और इसकी फ्रीक्वेंसी अगर देखा जाए तो इसका उल्टा हो जाता है, h नीचे आ जाता है, एनर्जी ऊपर चली जाती है, e बाई h के बराबर हो जाता है। सो ये दोनों फार्मूले हम याद कर सकते हैं जो वेवलेंथ का है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी और एच बाई एम वी। ये इसकी एच बाई पी की फार्मूला है। एच इज द प्लैंक कांस्टेंट 6.62 into 10 raised to power minus 34 मीटर स्क्वायर kg per second, and p is the magnitude of relativistic मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। अब इसके कुछ इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, इलेक्ट्रॉन है, उसका मास इतना है, स्पीड इतनी है, तो आप देखिए एम और वी दोनों में, बेसबॉल का दिया हुआ एम और वी, तो एम और वी पी के बराबर हो गया, एच हमें कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट, और लैम्डा उससे निकाला जा सकता है। अब बोर एटम पे वापस आते हैं। उसने कहा था एटम आर स्टेबल, डिफरेंट एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल, और एटम रीजेनरेट भी हो सकते हैं। तो अब इसको बोहर मॉडल को समझाने के लिए लुइस डी ब्रॉगली आगे आया, क्योंकि एटम में इलेक्ट्रॉन थे और उसमें जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन थे वो भारी थे और इलेक्ट्रॉन हल्के थे, और वो चलते कहाँ थे, वेव की तरह से चलते थे, ये उसको नहीं समझ आ रहा था, ये डी ब्रॉगली ने समझाया। तो डी ब्रॉगली में अब थोड़ी मुश्किल आ गई क्वांटम थ्योरी में कि ये जो वेव आ रही थी ये ऊपर नीचे क्यों नहीं जाते, अगर लोग चलते हैं या कोई मटेरियल चलता है तो वो हमें इस तरह वेव की तरह से क्यों नहीं दिखता। तो उन्होंने समझाया कि नैरोअर द पैकेट मोर द स्प्रेड इन मोमेंटम, अगर उसका पैकेट छोटा होगा तो उसका मोमेंटम और ज्यादा तेज होगा। ये बेसिक ऑफ अनसर्टेनिटी का। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए फोटोन आ रहा है, फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराया और इलेक्ट्रॉन अलग हो गया। ये वो कहता है कि गिव इट ए किक एंड इट इज नो लॉन्गर वेयर इट वाज। इसको किक दिया, इलेक्ट्रॉन वहां नहीं रहेगा। ये मेजरमेंट था। अब क्लासिक वर्ल्ड हमारा जो है, जो नॉर्मल वर्ल्ड है, वो डिटर्मिनिस्टिक है। हम पोजीशन एंड वेलोसिटी देखें अगर, तो ऑल ऑब्जेक्ट्स हमें उसकी पोजीशन और वेलोसिटी हम ऑब्जेक्ट को देख के बता सकते हैं, लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में पोजीशन एंड वेलोसिटी विद सर्टेनिटी नहीं बताया जा सकता। तो यहाँ पे हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया। उन्होंने कहा कि इट इज इम्पॉसिबल टू नो एग्जैक्टली बोथ द लोकेशन एंड वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट द सेम टाइम। दोनों एक ही टाइम पे लोकेशन भी और वेलोसिटी भी ये नहीं निकाल सकते हैं। लोकेशन भी देख लें और वेलोसिटी भी। अब देखिए हमारा क्या है कि यहाँ पे
नॉर्मल में अनसर्टेनिटी क्यों होती है? वो कहते हैं अनसर्टेनिटी क्यों है? आदमी चल रहा है वो वेव्स की तरह से क्यों नहीं दिखता? उन्होंने एग्जांपल बताया कि बैंक एम्प्लॉयी विथड्रॉइंग कैश यूजिंग इट बट रिप्लेसिंग इट बिफोर ही कैन बी कॉट। वो कहते हैं बैंक एम्प्लॉयी कैश निकालता है लॉकर में से, पड़ा रहता है, लोगों को पता नहीं चलता, और जैसे ही उसका काम खत्म होता है, पकड़ने से पहले ही वो वापस रख देता है। सो दिस इज द अनसर्टेनिटी रिलेशन वो बता रहा है कि हमें तो दिखता है लेकिन वो एक्चुअल में वेव की तरह से चल रहा है। दैट मीन्स एन एटम कैन ओनली एग्जिस्ट इन सर्टेन अलाउड स्टेट विच आर क्वांटाइज्ड। यहाँ पे देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी है, हमने एक गोली या बॉल फेंकी, ट्रेजेक्ट्री हुई, वहां से कैच हुई, ये आइडिया लग गया कि पोजीशन है, आगे जाके यहाँ कैच हो। बट इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट बिहेव दिस वे, वी कैन नॉट नो बोथ देयर पोजीशन एंड वेलोसिटी। ये क्लासिकल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देखिए एक झुंड की तरह से चलते हैं, फोटॉन्स के और जो उसके एलिमेंट्स हैं उसकी तरह से झुंड में एक स्पेक्ट्रा में चलते हैं, क्वांटम में। तो इसीलिए इसका नाम क्वांटम थ्योरी रखा गया। तो आगे बनी हमारी जाके मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट। उन्होंने कहा कि ऑर्बिटल, ऑर्बिट, और ये ऑर्बिट नहीं है, ये ऑर्बिटल है। उन्होंने ये सारी चीजें बोहर और डी ब्रोगली से उल्टा चले की प्रॉब्लम्स को देखते हुए उन्होंने कहा कि इट इज नॉट पॉसिबल टू लोकेट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेयर इट कैन बी प्रेजेंट विद इन a definite region or space around the nucleus called as atomic orbital। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये काले काले जो हैं। अब कुछ जगह है जैसे ये व्हाइट है, यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कम है, जहाँ ये ब्लैक है यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, बट देयर इज नो स्पेस वेयर इज जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो वो कहते हैं जैसे ये हमने गोल दिखाया, ऐसा नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि कहाँ तक इसका ऑर्बिट है। तो हर जगह पे इसकी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहां प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, उनको हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। अब ये ऑर्बिटल कौन से हैं, उन्होंने चार बताए, एस, पी, डी और एफ। अब एस किस तरह के होते हैं? एस वाले ऑर्बिट जो होते हैं वो गोल होते हैं। पी वाले जो होते हैं वो कुछ अंडाकार होते हैं, ओवल शेप होते हैं। तो ये देखिए ये पी वाले हैं, पी जेड है, पी सब लेवल है, और पी के वाई वाई वाला है। तो ये एक्सिस पे है, ये देखिए पी नॉर्मल है, ये पी जेड एक्सिस पे है, और ये पी वाई पे है। तो इनके भी आगे आगे भी सब और लेवल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह के हैं, ये छोटा वाला गोला देखिए, क्योंकि एस एस वाला जो ऑर्बिटल होता है वो गोल होता है, तो ये एस वाला 1s इस तरह से दिखाया गया। ये दूसरा वाला गोला 2s दिखाया गया, तो दैट मीन्स 1s में मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, 2s में कम है। फिर उसके बाद देखिए ये 3s वाला है, ये 3s जो है अगला वाला गोल है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी और कम मिलेगी। इसी तरह से 2p, ये 1p दिखाए हुए हैं नीचे न्यूक्लियस के अंदर, छोटे से दिखाए हुए हैं, और ये 2p हैं जो ओवल शेप के हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।